गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए फटाफट से वीडियो ऑन कर देते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। को होस्ट एक बार चेक कर लो सबके वीडियोस। हेलो, कैसे हैं सब लोग? ऑफलाइन आने के लिए रेडी? ओके, टाइम टेबल बता देता हूं मैं। वॉइस से तो आप सबको थोड़ा थोड़ा चेंज किया मैं, स्लाइट लिटिल डिफरेंस, राइट। आलिया, आपका आवाज वैसे आवाज नहीं आ रहा और ऐसा कुछ हो रहा है। सो सबसे पहले लेट्स गो फॉर गुरुकुल ब्रांच। गुरुकुल ब्रांच के लिए आपके जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो होने वाला है 4 बजे, 4 to 5:15, 4 to 5:15 मंडे एंड थर्सडे, बराबर। थोड़े टाइमिंग्स में चेंज होंगे पर डेज में चेंज नहीं किया हमने, डेज एज इट इज है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अभी 50%, अभी कुछ नहीं बोलना है, अभी कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर 4 to कितने तक है? 5:15, 5:15 सवा घंटे का लेक्चर है, 1 hour 15 minutes का लेक्चर, ठीक है। फिर बताता हूँ क्यों हमने ऐसा प्लान किया है। फिर बात करते हैं सैटेलाइट ट्यूसडे एंड फ्राइडे 1 to 2:15। कैसा है खाना वर्दा? सैटेलाइट के लिए है ना वर्दा? खाना कैसा है? अच्छा है। हाँ, तो 1 to 2:15 सैटेलाइट ब्रांच के लिए, ओके। अब धरणीधर ब्रांच के लिए बात कर लेते हैं। वेडनेसडे सैटरडे पहला बैच 1 बजे, दूसरा बैच 2:15 को 2:15, और तीसरा बैच मंडे थर्सडे 1 to 2:15, बराबर। ओके, हमने वैसे सबके टाइमिंग पता कर लिए हैं तो इसमें कोई क्लैश नहीं हो रहे। अगर इसमें क्लैश हो रहे हैं तो मुझे मत फ़ोन करो, ऑफिस पे भी मत फ़ोन करो, डायरेक्ट ऑनलाइन बैच में आ जाओ। ऑनलाइन बैच है ट्यूसडे फ्राइडे 5:30 बजे शाम को, ट्यूसडे फ्राइडे 5:30 बजे, बराबर। या तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं या आप बैच चेंज कर सकते हैं, आपके मन मुताबिक कर सकते हैं। और ऑफलाइन नहीं आना हो तो ऑनलाइन वाला ऑप्शन हमने रखा है, राइट। तो ये ऑनलाइन वाला ऑप्शन अभी 1 वीक या 2 वीक तक हम लोग रखेंगे, है ना। तब तक के लेक्चर 1 hour 15 minutes के किए हैं, सो दैट वो एक एक्स्ट्रा बैच चल रहा है, इसलिए ऑफलाइन अब थर्सडे से, इसी थर्सडे से
इसी थर्सडे से, ठीक है? बोलो क्या पढ़ूं? सर पॉसिबल हो तो ऑफलाइन ये चैप्टर खत्म हो उसके बाद शुरू करो ना, तो अच्छा रहेगा मतलब। आज चैप्टर खत्म ही हो रहा है, चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ जी, सैटेलाइट का टाइमिंग बता देता हूँ। सैटेलाइट का टाइमिंग जो है वो है आपका 1 to 2:15 ट्यूसडे एंड फ्राइडे, दैट्स इट, दैट्स द ओनली वन ऑप्शन दैट वी हैव। ओके, नो अदर ऑप्शंस, एंड प्लीज डोंट आस्क फॉर अनदर ऑप्शंस। जी, अभी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आओ, फिर टेस्ट की बात करेंगे नेक्स्ट वीक। इस वीक में कोई टेस्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सेशन नहीं। ऑनलाइन बैच का टाइमिंग जो होगा वो 5:30 बजे, 5:30 ट्यूसडे फ्राइडे। अब कुछ कुछ पेरेंट्स होंगे जिनको ऐसा है कि भाई अभी नहीं भेजना है, थर्ड वेव आने वाला है, तो क्यों रिस्क ले, इसलिए हमने ऑनलाइन का ऑप्शन रखा है, राइट? और आप समझ ही सकते हैं भाई, 50% कैपेसिटी में पढ़ाना है, इतने बैचेस को पढ़ाना है, उसमें भी ऑनलाइन का एक ऑप्शन ओपन रखना है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम हमने एडजस्ट कर लिया है। हमने रोज के 5-5 लेक्चर्स कर लिए, ठीक है? और एक लेक्चर सीबीएसई वाला सिस्टम गुजरात बोर्ड में होगा, हाँ हो सकता है, 75% चांसेस है, 75% चांसेस है, वेरी हाई चांसेस है देयर। हम तो बहुत आगे हैं, तो हम सिलेबस में बहुत आगे, ठीक है? अगर 10 और 11 खत्म कर दिया जाए तो नवंबर तक का सिलेबस खत्म हो गया भाई, 2 चैप्टर अगर खत्म कर ले तो। आई डिसकनेक्टेड, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू से? हाउ वुड आई नो के तुम कहाँ से डिस्कनेक्ट हुई थी? बट रिकॉर्डिंग तो है, देख लेना ही है ना, कोई कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं, हमने टाइम टेबल डिस्कस किया बस। और जीएसईबी में सीबीएसई वाला सिस्टम आ सकता है, और एक्चुअली वो बाय डिफॉल्ट गुजरात बोर्ड का ही सिस्टम है। सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 तो हमने ही तो लाया था गुजरात बोर्ड ने भाई, सबसे पहले है, तो हमारा तो होम ग्राउंड है, तो उसमें तो छक्का मारेंगे भाई, है कि नहीं? बराबर। सो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए बता दें हम लोग, मैंने एक्चुअली वीडियो बना दिया है, थोड़ा लेट बनाया मैंने, लेकिन बना दिया मैंने, ठीक है? अब ये पूरा टाइम टेबल में व्हाट्सएप करने ही वाला हूँ भाई, है, ठीक है? ओके, तो आपको वो एक कंसेंट लेटर भी मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में, उसका प्रिंट आउट निकाल के पापा की मम्मी की साइन करवा के लेके आना, वरना एंट्री नहीं मिलेगा। या तो आप ऑफिस से वो लेटर कलेक्ट कर सकते हैं, एक बार रुपेश सर को बता दो, कंसेंट लेटर जो है उसका कॉपी यहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए, सब जगह पे कंसेंट लेटर। वैसे तो आपने एक बार शेयर किया हुआ है, पर अभी आएंगे दौड़ते दौड़ते म्यूनसिपालिटी वाले, क्योंकि उनको आपकी बहुत चिंता है, हमारी बहुत चिंता है, इसलिए दौड़ते दौड़ते आएंगे। अगर एक का लेटर नहीं हुआ, लाओ 5,000, लाओ 10,000, लाओ 20,000, ठीक है? तो फिर तो हम आपको बोलेंगे इनकी फीस में से काट लो, या इनसे मस्ती कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो वो कंसेंट लेटर इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? बराबर। और 50% कैपेसिटी वाला जो मतलब वही, वो देखते हैं अभी कब तक चलता है। मेरे हिसाब से थर्ड वेव कब आएगा? लेट है, थर्ड वेव लेट है, थर्ड वेव इज लेट। जुलाई मिड तक आ जाना चाहिए था, अभी लेट है, तो सितंबर मान के चलते, सितंबर सितंबर मान के चलते हैं। और अगर किसी को लग रहा है सर नहीं आएगा, जी आप धोखे में हैं। जी आपको क्या लग रहा है भाई? सीबीएसई ने, डू वी नीड टू कॉल एट ऑफिस एंड कंफर्म आवर बैचेस? ऑफिस वाले आपको कर लेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है, छोड़ो, वो कर लेंगे, हैं? ठीक है, ओके, चलो इतना इंफॉर्मेशन काफी है, बराबर।
चैप्टर हो रहा है हमारा खत्म 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 खत्म, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर इज गोइंग टू बी ओवर व्हेन वी मीट ऑफलाइन। ओए होए मजा आ जाएगा। हम ऑर्गेनिक शुरू करने वाले हैं, ऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 10 से शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। चारों के चारों चैप्टर ऑर्गेनिक के ऑफलाइन पढ़ाने को मिले, ओहो क्या ही बात, क्या ही बात, मजा आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वेव, अभी थर्ड वेव का टेंशन नहीं लेना है, पर थोड़ा सावधानी रखना है। और मुझे नहीं लगता थर्ड वेव में देयर इज गोइंग टू बी अ लॉकडाउन। नहीं, थर्ड वेव आएगा, लोगों को होगा। वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट है, आपका वैक्सीनेशन भी शायद तब तक शुरू हो गया होगा। तो जब आपको वैक्सीनेशन के लिए बुलाए तो जाने का, वैक्सीनेशन करवा देने का, खत्म। ठीक है, और दो अलग अलग ब्रांड की मत लेना है, जिस ब्रांड का बोला है उसी ब्रांड का वैक्सीनेशन लेना। हाँ ठीक है, एक्चुअली इस वैक्सीनेशन का काम एप्पल को दे देना चाहिए, एप्पल बनाता रहेगा वैक्सीनेशन। 0.1 1.1 वर्जन अपडेट हर महीने अपडेट आएगा। ओके चलिए बड़े आगे। एनी डाउट्स बोलो, अभी किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ? बराबर 1.5 घंटे में हम जो ऑनलाइन में काम करते हैं, ऑफलाइन में वो 1 घंटे में होता है। तो हम भी फिर भी 1.25 घंटे का लेक्चर रखा है, बराबर। और अब तो ऑफलाइन टेस्ट, आहा मजा ही आ जाएगा। ठीक है, लिख लो ग्रैंड टेस्ट का स्केड्यूल, ग्रैंड टेस्ट का स्केड्यूल 29, 30 एंड 31, 29, 30 एंड 31 पहला ऑफलाइन ग्रैंड टेस्ट। जी हाँ, ऑफलाइन ग्रैंड टेस्ट, 3 घंटे आपको इधर बैठना है ऑफिस पे और टेस्ट देना है। ठीक है, मजा आ जाएगा ना। उसमें होंगे कौन से चैप्टर? बहुत ही सिंपल है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 16, बस 100 मार्क्स का टेस्ट, टोटल डिस्क्रिप्टिव, नो एमसीक्यू। एंड उसके पहले एक टेस्ट होगा जिसमें होगा सिर्फ एमसीक्यू, जिसमें होगा सिर्फ एमसीक्यू। लेट्स से अगर 26, 27, 28 की बात करें तो उस दिन एमसीक्यू का टेस्ट होगा 26, 27, 28, बराबर। वो 200 मार्क का होगा, वो 200 मार्क्स का होगा एमसीक्यू का टेस्ट। ठीक है, तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू का टेस्ट, उनको थियोरेटिकल टेस्ट नहीं देना, तो उनके लिए जिस दिन ग्रैंड टेस्ट होगा उस दिन छुट्टी हो जाएगी। वही सेम चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 16। गुजरात बोर्ड वालों को तो दोनों देने थे। हाँ यस ऑब्वियस, गुजरात बोर्ड जब तक डिक्लेयर नहीं करता तब तक तो देने, तब तक तो सब कुछ बराबर ही करना है। और इनका मन कभी इधर हो जाए कभी उधर हो जाए, तो हम तो नहीं कर सकते ऐसा। एमसीक्यू टेस्ट 3 दिन पहले भाई, एमसीक्यू टेस्ट 3 दिन पहले, मतलब ऐसा सोचो इस मंथ के लास्ट वीक सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट होने वाला है। इस मंथ का लास्ट वीक सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट होने वाला है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे सारे ऑफलाइन टेस्ट, पहली बार 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम का माहौल याद आ जाएगा, है कि नहीं? तुमने 1 साल पहले बोर्ड एग्जाम दिया, 11th में तो नहीं दिया। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर से। भाई स्यूडो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्यूडो? एनीवन? व्हाट इज स्यूडो? हिडन, हाँ हाँ हाँ, क्या क्या? फॉल्स, 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 फॉल्स। फॉल्स। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? राइट, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाम लिख रहा हूं रिएक्शन का। रिएक्शन का नाम है फिशर स्पीयरर। चैट बॉक्स में चैट करो भाई। फिशर स्पीयरर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये याद रखो पहले।
ये 3-4 बार आने वाला है, ये पहली बार आया है, अब ये और आगे और आने वाला है। सो लेट्स से वी हैव CH3 COOH plus CH3 CH2OH in presence of acidic medium gives you CH3 COO CH2 CH3 plus H2O। जब भी मैं बोलूं फिशर स्पियरर याद रखना है आपको। तो भाई एक्स्ट्रा है ये, बराबर, पर काम लगने वाला है, आगे 4 चैप्टर में आने वाला है, आगे 4 चैप्टर में आने वाला है, तो इसको हल्के से मत नहीं लेना। यहाँ पे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर समझाने के लिए हमें इसका रिवर्स लेना है, रिवर्स। रिवर्स ऑफ फिशर स्पियरर एस्टरिफिकेशन, मतलब कि रिवर्स क्या होगा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस। क्या होगा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस। तो एस्टर लेंगे CH3 COO CH2 CH3, हाइड्रोलिसिस होगा एसिडिक मीडियम में, मिलेगा हमें क्या, मिलेगा हमें CH3 COOH प्लस CH3 CH2OH। इजी, दोनों चीजें एक साथ याद रखो, बराबर। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन टू द रिएक्शन हियर, और उस रिएक्शन के रेट की बात करते हैं। तो इस रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए, इस रिएक्शन का रेट होना चाहिए K into ester into water, rate is equal to K into ester into water, ester raised to power 1, water raised to power 1, ऐसा होना चाहिए, that has to happen। अब मान लो कि हमने एस्टर का जो कॉन्सेंट्रेशन लिया, एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन लिया, वो लिया है 0.01 मोलर। क्या लिया एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन, 0.01 मोलर। तो 0.01 मोलर, 0.01 मोल पर लीटर, तो पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 लीटर के हिसाब से कितना होगा, तो बहुत ज्यादा होगा। पानी का कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर पानी के हिसाब से होता है 55.55 मोलर के आसपास। अब थोड़ा ये है इसलिए हमने मान लिया कि 55.5 मोलर। ये आया था 11th में, पानी का कॉन्सेंट्रेशन 1000 ग्राम पानी 1 लीटर में है, डिवाइड बाय 18 किया, 1000 डिवाइड बाय 18, 55.55, राइट। एस्टर 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, विच इज वेरी लेस, और पानी का कॉन्सेंट्रेशन है 55.55, ओ अप्रोक्सीमेटली हमने 55.5 ले लिया। सो आफ्टर द रिएक्शन इज डन, after the reaction is done, then also water's concentration is actually what, is actually 55.49। अगर रिएक्शन खत्म भी हो जाता है तो मतलब कि approximately it remains same, approximately, समझे आप। अगर 0.01 यूज भी हो गया तो भी 55.49 तो बाकी रहेगा ही ना, आया ना, मतलब 55.5 मोलर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज ही नहीं हो रहा भाई, चेंज ही नहीं हो रहा। तो जब इतना ह्यूज गैप हो, जब इतना ह्यूज गैप हो, तब किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, उसको इधर मल्टीप्लाई करो तो नया इक्वेशन बनेगा, रेट इज इक्वल टू K0, आप K0 ले सकते हैं, K स्टार ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो, एस्टर रेज टू पावर 1, where K0 is equal to what, is equal to the water's concentration, which is 55.55 multiplied by K। Okay, बराबर, बस this is what is known as pseudo first order।
स्यूडो फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर, बराबर भाई। फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर मतलब होना चाहिए था सेकेंड ऑर्डर, पर है फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन गैप बहुत, किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा, किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम। क्लियर हो रहा है? दिस इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। सर तो वो सेकेंड ऑर्डर। यस ऋषभ बोलो। सर यानी वाटर ने पार्टिसिपेट नहीं किया ना रिएक्शन में, वो पार्टिसिपेट जितना था उतना ही रहा। हाँ पार्टिसिपेट तो किया, पार्टिसिपेट तो करेगा वो, लेकिन सोचो अगर 100% रिएक्शन खत्म हो रहा तो इसका तो पूरा मतलब नामो निशान खत्म हो जाएगा, लेकिन पानी तो 55.50 में से 55.49 हुआ। सो इफेक्टिवली पानी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से कोई ऑर्डर का कोई मतलब रहता नहीं। इट्स लाइक लिमिटिंग रिएजेंट, सुना है आपने लिमिटिंग रिएजेंट? फाफड़ा एंड जलेबी वाला एग्जांपल लिया था हमने कि भाई 50 लोग हैं और 50 किलो फाफड़ा ऑर्डर करते हैं, लेकिन जलेबी ऑर्डर करते हैं सिर्फ 50। तो जो चीज बहुत ज्यादा है उसके ऊपर फिर डिपेंडेंट रहेगा नहीं, जो चीज कम होगी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा रिएक्शन। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चल इजी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस, बहुत मस्त टॉपिक है। अच्छे अच्छे एमसीक्यू इसके अंदर, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है इसके अंदर। टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है, मतलब कि टेम्परेचर जो है उसके साथ किस तरह से रिएक्शन चेंज होगा। ठीक है, अच्छे एमसीक्यू लेते हैं पहले। सो एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज टेम्परेचर, ये तो सिंपल सी बात है। रिएक्शन को जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वैसे ही उसका स्पीड बढ़ता जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। अब मोस्ट ऑफ द बात है, सबकी बात नहीं कर रहे। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो उसका रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, रिवर्स बढ़ जाएगा एक्चुअल में। क्लियर है? डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 का एग्जांपल, ये टेक्स्ट बुक का एग्जांपल, इसलिए हमने बड़ा चढ़ा के इसको एक्सप्लेन किया है। राइट, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है भाई। इसको अगर आप ऐसा कहो तो रट्टा मारना, तो रट्टा भी मार सकते हैं, क्योंकि पूछने वाले तो कुछ भी पूछेंगे। ठीक है, बराबर। सो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को 10 दिन लगते हैं। 10 दिन कौन वेट करे भाई? टेम्परेचर बढ़ाया 25 डिग्री पे सिर्फ 5 घंटे में हो रहा है। ओए होए होए होए, 5 घंटे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 50 डिग्री पे ले लिया जाए इसको तो सिर्फ 12 मिनट में रिएक्शन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ये इन्होंने एग्जांपल दिया, इसलिए हमने बड़ा चढ़ा के लिखा है। इन्होंने एक लाइन में लिख दिया कि इफ यू डू दिस रिएक्शन at 0 degree Celsius temperature, it takes 10 days to complete the reaction. If it just by increase of 25 degree Celsius temperature, this is a huge change in the time. 5 घंटे में रिएक्शन हो रहा है, और फिर और 25 का चेंज किया तो भाई क्या बात, 12 मिनट में रिएक्शन क्या हो गया? खत्म। क्लियर हो रहा है? ऐसा इन्होंने एग्जांपल दिया है टेम्परेचर डिपेंडेंस को समझाने के लिए। टेम्परेचर KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड रिएक्शन में काम लगता है। KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड आप लेबोरेटरी में करेंगे, आप जाएंगे ना स्कूल में। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड दैट इज H2C2O4 और KMnO4 पोटेशियम और मैंगनीज का जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और इसमें से Mn+2 बनता है। राइट, तो उस दौरान उसको कॉन्स्टेंटली हीट करना पड़ता है। इसके 2-3 रीजन है, लेकिन एक रीजन ये है कि रिएक्शन स्लो हो जाता है। रिएक्शन क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। क्लियर है? इसलिए हम उसको कॉन्स्टेंटली हीट करते हैं। ओके, ये भी एग्जांपल इन्होंने लिया है। अब ये एक स्टेटमेंट इन्होंने बोला है कि 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज द रेट कांस्टेंट इज डबल्ड। इसको बहुत ध्यान से समझो, बराबर है? क्या बोल रहे हैं? 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इसके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं अच्छे से, मस्त चकाचक। राइट, से फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा कह दूं कि हमने शुरुआत की 10 डिग्री सेल्सियस से, समझना ध्यान से, हमने शुरुआत की 10 डिग्री सेल्सियस से। उस टाइम पे कांस्टेंट का वैल्यू है K,
और हम अब पहुंच चुके हैं, कहां पहुंच चुके हैं, तो कि हम पहुंच चुके हैं 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो के का वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा? के का मतलब नए कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ के? 2⁵ के। हाँ 2⁵ होगा, श्योर, चेक करो। 2⁴ 2⁴ होगा, यस 2⁴, क्योंकि 10 डिग्री से शुरू किया है, 0 से शुरू नहीं किया है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मतलब के 2⁴ के हो जाएगा। बराबर। कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, कुछ लोग डबल होता है, डबल होता है, डबल होता है, डबल होता है, मतलब के वो 4 गुना लिख देते हैं, तो 8 गुना लिखते हैं। नहीं, 2⁴ मतलब 16 गुना होगा। पहले 10 डिग्री में डबल हुआ, फिर और 10 डिग्री में डबल हुआ, फिर और 10 डिग्री में डबल हुआ, फिर और 10 डिग्री में डबल हुआ, तो 2 2 2 2 2⁴ 1 2 3 4। बराबर। कहां से शुरू किया, कहां पहुंचे, बस गड़बड़ नहीं करनी है, सिंपल है लेकिन गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। वन थॉप उसने प्रपोज किया था इस चीज को, इस इक्वेशन को, और आर्हेनियस ने जस्टिफाई किया। सो इस इक्वेशन का नाम आर्हेनियस इक्वेशन है। इक्वेशन का नाम क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन है, लेकिन इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय वन थॉप। वन थॉप भाई साहब ने क्या कहा और आर्हेनियस ने इसको क्या जस्टिफाई किया, आइए इक्वेशन बनाते हैं। सो इक्वेशन शुरुआत करते हैं यहां से, k इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू पावर, या पहले प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं फिर हटाते हैं, k प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ये प्रपोज किया गया था सबसे पहले, k इज प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो k इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू ई रेस टू पावर माइनस ए अपॉन आर टी। इजी है। दोनों साइड पे सबसे पहले नेचुरल लॉग ले लेंगे। ठीक है, चलो नेचुरल लॉग लेते हैं। बराबर। सो क्या मिलेगा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन ई रेस टू पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ओके, ये माइनस ई अपॉन आर टी आगे आ जाएगा, तो मिलेगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ए अपॉन आर टी। एल एन ई बेस ई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो इक्वेशन पहला एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ए अपॉन आर टी। आसान इक्वेशन आया ना। ओके, नाउ व्हाट डू वी डू? नेचुरल लॉग पसंद नहीं हमें, सिंपल लॉग में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा, 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ए अपॉन आर टी। और पूरे इक्वेशन को अब 2.303 से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। बराबर। k इज प्रोपोर्शनल टू e रेस टू पावर माइनस e अपॉन आर टी। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, a कांस्टेंट आ गया, ln k इज इक्वल टू ln a ln e रेस टू पावर माइनस e अपॉन आर टी। ये माइनस e अपॉन आर टी नीचे आ जाएगा। नेचुरल लॉग है, उसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट किया, एकदम आसान। बराबर। एक और इक्वेशन डिराइव करते हैं, फिर इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक और इक्वेशन डिराइव करते हैं इस पेज पे। टेम्परेचर T1
तब कांस्टेंट K1, टेम्परेचर T2 तब कांस्टेंट K2। तो इक्वेशन लिखते हैं दोनों का। log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1 log K2 is equal to log A minus EA upon 2.303 RT2। कुछ नहीं किया, बराबर। A कांस्टेंट है और A का नाम ऑब्वियसली भाई साहब आर्हेनियस के ऊपर से देंगे हम लोग, हमें प्यारा लगता है आर्हेनियस, तो उसको बोलेंगे आर्हेनियस कांस्टेंट। K2 माइनस K1 कर दो, चलो 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 चलो। तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, log A कैंसिल हो जाएगा, माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा EA अपॉन 2.303 RT1। So therefore फाइनल इक्वेशन आएगा, फाइनल इक्वेशन log ऑफ, ये देखो log ऑफ x माइनस log ऑफ y, log ऑफ x अपॉन y, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, ये कॉमन निकालो, 2.303 कॉमन निकालो, r कॉमन निकालो, ब्रैकेट में होगा, ये आगे ले लेते प्लस है इसलिए, तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। है कि नहीं? log of K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। इजी है। अब देखो ग्राफ, ग्राफ सबसे पहले ये वाला जो है ना, इसका कहीं पे ग्राफ नहीं दिया, वो लिख देता हूँ ग्राफ। ठीक है, कहीं पे इसका ग्राफ नहीं दिया तो ये ग्राफ लिख दो, ये वाला या ये वाला, आप जो भी कहना चाहें। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, वहां पे यहाँ पे K 1 अपॉन T के कांस्टेंट है और 1 अपॉन T इनवर्ड्स ऑफ टेम्परेचर लिया हमने, तो 1 अपॉन T लिया हमने, बराबर, एक्स एक्सिस पे, और K फॉर कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और धीरे धीरे से क्या हो जाएगा, ये कर्व की तरह नीचे आता जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, बोलो एनीवन? मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 अपॉन T का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 1 अपॉन T इधर 0 डालो, 1 अपॉन T 0 डाल दिया तो e रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। K का वैल्यू हो जाएगा A, आर्हेनियस कांस्टेंट, तो ये है A, आर्हेनियस कांस्टेंट। द मैक्स वैल्यू, कोई पूछे आपको चुपके से एमसीक्यू में, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट? कुछ नहीं बाबा, आर्हेनियस कांस्टेंट इज द मैक्सिमम रेट कांस्टेंट। कब बनता है वो? जब 1 अपॉन T 0 होता है। ओहो, 1 अपॉन T इनफाइनाइट केल्विन टेम्परेचर है ऋषभ। हाँ, इनफाइनाइट केल्विन टेम्परेचर। म्यूट करो। ठीक है, नेक्स्ट वन, दूसरा, ये पहला ग्राफ, ये पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, दूसरा ग्राफ होगा log K वर्सेस 1 अपॉन T का ग्राफ, log K वर्सेस 1 अपॉन T का ग्राफ। भाई log K वर्सेस 1 अपॉन T क्या होगा? तो स्ट्रेट लाइन होगा,
कहाँ है स्ट्रेट लाइन? तो ये रहा स्ट्रेट लाइन। y y y y y y y y y is equal to mx plus c। y एक्सिस पे log k है, x एक्सिस पे 1/t वापस लेंगे हम लोग, इधर 1/t ले लिया हमने, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्लोप क्या होगा? स्लोप 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 m is equal to minus EA upon 2.303 r और इंटरसेप्ट log a हो जाएगा। बराबर? आपको यहां से भी पूछ सकते हैं, यहां से भी पूछ सकते हैं। derive and explain all the terms in Arrhenius equation। बराबर? तो आप यहां से भी लिख सकते हैं, आप यहां से भी पूछ सकते हैं आपको, बराबर, कि भाई टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंट समझाओ, तो वहां से आपको लिखना है। बराबर? ये काफी बार पूछा जा चुका है आर्हेनियस। एक्सप्लेन एक्सप्लेन एंड डिराइव आर्हेनियस इक्वेशन। तो आपको शुरुआत करने का कि दिस इक्वेशन एक्सप्लेन्स द टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस of reaction, which was first proposed by Van 't Hoff, but seriously explained by Arrhenius. Arrhenius was serious, Van 't Hoff was not. Van 't Hoff was like casual, बोले ठीक है देते हैं, क्या जल्दी है, उसके पहले वो ऑफ हो गया। तो आर्हेनियस या वॉन 't Hoff का कहना है कि K प्रोपोर्शनल टू e raised to power minus e upon RT है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, आर्हेनियस आ जाएगा, दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लिया, इक्वेशन बनाया, और फिर हमने किया क्या? फिर हमने किया कि भाई इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर दो, तो ग्राफ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इससे भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे फायदेमंद है इसलिए हमने लॉग वाला किया। लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप होने वाला है माइनस EA। EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। EA स्टैंड्स फॉर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R स्टैंड्स फॉर गैस कांस्टेंट, ठीक है। इस इक्वेशन में K रेट कांस्टेंट, A आर्हेनियस कांस्टेंट, E मैथमेटिकल कांस्टेंट, वो कहां बोल रहा है, R गैस कांस्टेंट। इक्वेशन है कि कांस्टेंट है, क्या है मतलब सब में कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। E stands for energy of activation for the reaction and T stands for temperature in Kelvin, है ना पार्थ? अब मैंने आपको दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए भी बता दिया उसको। T1 के ऊपर K1 है, T2 के ऊपर K2 है, तो log K1 log K2 मिलेगा, फिर log K2 माइनस log K1 कर दो, मिल गया आपको log K2 upon K1 is equal to E upon 2.303 R into 1/T1 minus 1/T2। बराबर? क्लियर? बोलो डन है? चकाचक? Any doubts into this? Okay. Okay, so let's move on to the next इससे related topic, threshold energy. Okay, threshold energy क्या होता है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को भी साथ में समझेंगे। बराबर? थ्रेशोल्ड एनर्जी को हिंदी में दहलीज ऊर्जा भी कहा जाता है। दहलीज ऊर्जा, बराबर? ये क्या होता है भाई? ओके, सोचो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड एनर्जी में थोड़ा सा फर्क है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड एनर्जी में थोड़ा सा फर्क है, बराबर है? जब आप बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, जब आप बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका मतलब होगा कि जितना एनर्जी चाहिए अब रिएक्टेंट को रिएक्शन में पार्ट लेने के लिए, बराबर? और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मतलब है पूरा एनर्जी इंक्लूडिंग द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एज वेल। जैसे मान लो
आपको कोई चीज खरीदनी है, आपको खरीदना है आईफोन 12 प्रो मैक्स, ठीक है, जो भी आपका पसंदीदा फोन हो, सैमसंग गैलेक्सी नोट 13 12 कितना आ रहा है, जो भी आ रहा हो, 12 आई गेस, हाँ ठीक है 12, और या फिर आपको खरीदना है आईपैड प्रो 12 13 जो भी आ रहा हो वो। अब वो आ रहा है, मान लो आईपैड आ रहा है 1,80,000 रुपए का, so that will become your energy of activation, that is your energy of activation, 1,80,000 रुपए। now what do you have, आपके पास कितना है, आपके पास अभी है 1,000 रुपए, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 1,000 हो गया बस। तो आपको चाहिए कितना, सिर्फ 1,00,000 मतलब 79,000 ही तो चाहिए, 1,79,000 ही चाहिए, 1,79,000 हिंदी में। तो वो जो 1,79,000 है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, समझे आप, सिंपल है। अच्छा मान लो तुम्हें एक बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस के लिए तुम्हें चाहिए ज्यादा नहीं 4,000 करोड़, 4,000 करोड़। अब 4,000 करोड़ का बिजनेस शुरू करना है तुम्हें, और तुम्हारे पास है मान लो के 3,000 करोड़, ठीक है, तुम्हारे पास 3,000 करोड़ है, तो मेरी सलाह है बिजनेस ना करो, जाने की चांसेस है, ठीक है। बट तुम्हारा मन है कि नहीं मुझे तो अनिल अंबानी पसंद है, तो ठीक है ना, अनिल अंबानी इज माय रोल मॉडल या रोड मॉडल, रोड पे आ गया ना वो, ठीक है, ओके हाँ। तो तुम्हारे पास 3,000 करोड़ है, तुम्हारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 3,000 करोड़, उस रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना है, कितना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, 4,000 करोड़, ओके, तो 1,000 करोड़ ही एक्स्ट्रा चाहिए ना, सिर्फ 1,000 करोड़। क्या बोल रहे हैं हम लोग, हाँ बोलने में मजा आ रहा है, सिर्फ 1,000 करोड़ चाहिए, तो जो सिर्फ 1,000 करोड़ है उसे क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे, समझ में आ रहा है, बराबर। एक और इक्वेशन फेमस है, काफी फेमस है, बराबर। अब जब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जीरो है, समझना, हमने मान लिया हाइपोथेटिकली, क्या मान लिया हमने, जीरो, ठीक है, तब EA इज इक्वल टू Na into epsilon star. E again stands for energy of activation. Na is equal to Avogadro number and epsilon star. ये टेक्स्ट बुक में लिखा है, लेकिन जो एक्चुअल में लिखना चाहिए वो नहीं लिखा है, और वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। ये देखो, इससे समझ में आएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्टार लिखो, एप्सिलॉन लिखो, फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। What is this? Energy of activation. What is this? Energy of reactant. What is this? Epsilon is threshold energy. अब यहाँ पे स्टार किया, यहाँ पे स्टार क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पर पार्टिकल है और ये पर पार्टिकल नहीं है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया टेक्स्ट बुक में, लेकिन ये पर पार्टिकल है, क्यों, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे ना तो पर पार्टिकल आएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, बराबर। क्लियर हो रहा है, दो इक्वेशन, सिर्फ दो इक्वेशन समझ में आना चाहिए। ये इक्वेशन टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, इस इक्वेशन का मतलब समझने के लिए ये उन्होंने बोलना चाहिए था, बोला नहीं है, ER इज इक्वल टू 0, तभी जाके ऐसा होगा ना, ये 0 होगा तभी ये इक्वलिटी में आएंगे कि नहीं, समझे आप। सर ये मैंने एप्सिलॉन स्टार फिर से एक बार समझाओ, विच पार्ट, ये इज इक्वल्स टू Na एप्सिलॉन स्टार, हाँ ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में लिखा है, पर ये लिखा इस तरह से है कि किसी को पता नहीं चलेगा, जस्ट अ सेकेंड,
तो E इज इक्वल टू Na इंटू एप्सिलॉन स्टार, इसका चार्जर है ना वो फिट करना पड़ेगा। आ रहे हो खाली मैं पेलो कैमरा नो प्लग છે ને કાઢ્યો એટલા માટે। चलिए ओके, सो E is equal to Na into epsilon star, मतलब कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स एंड यहां पे आज ये प्लग से काढीन लगाई दो। हाँ, तो E is equal to एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू Na into epsilon star। तो जब रिएक्टेंट का एनर्जी होगा जीरो, जब रिएक्टेंट का एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो, तभी ऐसा हो सकता है। मान लो आपको 10 करोड़ का बिजनेस शुरू करना है, आपके पास 1 रुपया नहीं है, तो 10 करोड़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी है और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी। यस और नो? समझे आप कि नहीं समझे? रिएक्शन के लिए चाहिए 10 करोड़, आपके पास है कुछ नहीं, तो थ्रेशोल्ड भी तो 10 करोड़ ही हो गया। और एप्सिलॉन स्टार क्यों लिखा गया है? क्योंकि इधर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया इसको, मतलब कि ये इसको डिवाइड करेंगे इधर, तो पर पार्टिकल आएगा कि नहीं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी पर पार्टिकल इज टर्म्ड एज एप्सिलॉन स्टार। एप्सिलॉन इज जस्ट थ्रेशोल्ड, 1 मोल के लिए, 2 मोल के लिए, 5 मोल के लिए, 50 मोल के लिए, ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्शन के लिए, एप्सिलॉन रिएक्शन के लिए पार्टिकल का एनर्जी जो चाहिए, अब उसके पास थोड़ा तो है, तो जितना बाकी चाहिए वो है ये। क्लियर है? समझे आप? हमारे केमिस्ट्री 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर्स है, 16। तो केमिस्ट्री पूरा आने के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो 16 चैप्टर है, लेकिन अब थ्रेशोल्ड कितना है आपका? तो कि 6 चैप्टर तो हो गए, तो 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर थ्रेशोल्ड है आपका। समझे? अगर शुरू में पूछते आपको, जब एक भी चैप्टर शुरू नहीं हुआ होता, तब क्या बोलते? तब तो जो थ्रेशोल्ड है वही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। हाँ या ना? बराबर के नहीं? और एप्सिलॉन स्टार क्या है? पर पेज गिना है, पर पेज गिना है कि कितने पेज, एक चैप्टर के मान लो 50 पेज, 20 पेज, 50 तो नहीं पर 20 पेज, तो इतने चैप्टर के कितने पेज। क्लियर? चलिए, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ग्राफ। अभी आपको बोला हमने कि रिएक्शन डबल हो रहा है। कौन से कंडीशन में ये इक्वल्स थ्रेशोल्ड? जब रिएक्टेंट का एनर्जी हो जीरो, रिएक्टेंट का एनर्जी हो जीरो, बराबर। ये देखो यहां पे ये ग्राफ कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, और क्यों नहीं समझ में आता वो भी मैं समझाता हूं, ठीक है। पहले देखो ग्राफ को, देखो आपको समझ में आता है कि नहीं आता। यहां से शुरू हो रहा है ग्राफ, ये यहां नीचे आया, बराबर, और यहां पास हुआ। ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो वर्टिकल लाइन आपको बना के दिया है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड का लाइन है, बराबर। अब यहां पे कितने भी कंपोनेंट है उससे हमें क्या लेना देना? जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब कि थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा वही तो रिएक्शन करेंगे। हाँ या ना? वही रिएक्शन करेंगे। कौन रिएक्शन करेगा? जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड जितना एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा हो, वही तो काम करेगा, वही रिएक्शन करेगा। यस और नो? यहां पे ये मॉलिक्यूल है, ये इतने सारे मॉलिक्यूल है ना। इस यहां से आप क्या करते हैं फिजिक्स में? क्या करते हैं? एयूसी ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? फिजिक्स में एयूसी ढूंढते हैं, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व पता है कि नहीं पता है? अरे क्या बात करें ना, तरंग ना बोल रहे। एरिया अंडर कर्व नहीं सुना यार? भाई पीवी वर्ग नहीं ढूंढते तुम लोग? थर्मोडायनामिक्स में पीवी वर्ग नहीं ढूंढते थे? अगर कोई ऐसा है तो एरिया अंडर कर्व कैसे ढूंढते हैं? एरिया अंडर कर्व मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, उसे एयूसी एरिया अंडर कर्व कहते हैं। ये था ना? हाँ, तो यहां पे एरिया अंडर कर्व ढूंढो T1 के लिए, एरिया अंडर कर्व ढूंढो, बराबर, और उसको परसेंटेज में डिवाइड कर दो। तो मान लो कि ये जो ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला
या जो भी कलर का दिख रहा हो आपको, ठीक है, ये 10% के आसपास होगा। यस और नो? 10% के आसपास होगा। एरिया अंडर कर्व का 10% है ये, है ना? अब जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, तो ग्राफ चेंज हो गया, और ग्राफ चेंज होके ग्राफ ये वाला पिंक कलर वाला ग्राफ हो गया। तो अब ये ग्राफ में एरिया अंडर कर्व ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अब इससे आगे कितने पार्टिकल है? अब ये इतने सारे पार्टिकल, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां, इतना पार्ट है। जो एरिया अंडर कर्व का परसेंटेज कितना होगा? 20% के आसपास या 30% के आसपास, अलग अलग परसेंटेज होंगे। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, क्लियर हो रहा है? तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग द रिएक्शन इज इंक्रीजिंग। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग द रिएक्शन इज इंक्रीजिंग। इसलिए तो बोला कि 10 डिग्री होगा, बढ़ेगा, 10 डिग्री बढ़ेगा तो डायरेक्ट कांस्टेंट डबल हो जाएगा थ्रेशोल्ड के बाद। एक सीधा साधा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है? सीधा साधा सिंपल सा एग्जांपल। इस एग्जांपल को बहुत खींचेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि बहुत खींच सकते हैं अगर खींचना हो तो। मान लो अभी आपकी एज क्या है? 16, 17, ठीक है, बराबर? तो अभी से लेके 7 साल बाद की बात करते हैं, 7 years आफ्टर। यू आर एट हियर, लेट्स से यू आर हियर, राइट? एंड देन आफ्टर 7 years योर एज विल बिकम ऑलमोस्ट 24, ओके? अचानक से, या 22 पे भी हो सकता है, ये 23 पे भी हो सकता है, अचानक से एक फेसबुक, इंस्टा पे या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे आएगा कि तुम्हारे क्लास में ये बैठा था ना, या ये बैठी थी ना, या उसकी शादी है। बोलो, ओ, तुम अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में से, मतलब अभी तो जॉब ढूंढा, अभी तो सिक्योर नहीं हुए, ये वो सोच रहे होंगे, वो शादी कर लेंगे, क्योंकि उनका थ्रेशोल्ड फिक्स है कि 22, 23, 24 पास शादी कर लो, ठीक है? अलग अलग थ्रेशोल्ड होता है सबका। फिर एक साल बीतेगा तो और 4-5 न्यूज ऐसे आएंगे, फिर एक साल और बीतेगा, 10-15 और न्यूज आएंगे, समझे आप? देखो, साल तो एक ही बीत रहा है, लेकिन रिएक्शन का रेट डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल हो रहा है। पहले यहां तक कुछ नहीं हुआ, यहां तक कुछ हुआ क्या? ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ, लेकिन वंस द थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड, किसी का थ्रेशोल्ड 20 है, किसी का 22 है, 20 तो नहीं होगा, किसी का 22 है, किसी का 24 है, किसी का 28 है, किसी का 30 है, किसी को नहीं मिल रहा कोई। तो अलग अलग चीज है भाई, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? तो अगर रिएक्शन का थ्रेशोल्ड फिक्स है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फिक्स है, यहां पे ही है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ेगा, और रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ेगा तो अब समझो ध्यान से, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल having more than activation energy, more than threshold will increase, and so the reaction rate increases. समझ रहे हैं? आपकी उम्र 24 साल है, 24 के बाद 1 साल बाद तो 25 ही होने वाली है, लेकिन उस 1 साल के दौरान आपके 3-4 फ्रेंड का थ्रेशोल्ड पहुंच चुका है, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? बराबर, गुड। ये देखो अलग अलग टेम्परेचर पे, ये एक्चुअली हम एमबीए में पढ़ते हैं तो इकोनॉमी का भी ग्राफ है, ये इकोनॉमी का ग्राफ भी है, ये मतलब अभी समझाना नहीं है, बट फिर भी इकोनॉमी का भी ग्राफ ऐसा ही होता है। ओके, मैं कहीं पे भी एक लाइन कर सकता हूं, मान लो मैंने यहां पे लाइन कर दिया, ये लाइन कर दिया मैंने। रेड वाला ग्राफ फोकस करो, रेड वाला ग्राफ, रेड वाले ग्राफ में AUC, एरिया अंडर कर्व जो दिख रहा है, उसका कितना परसेंटेज इस लाइन के राइट साइड पे है? तो कि मान लो 5% या 2% या 3% के आसपास। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब कि ब्लू वाला आया, तो वहां पे एरिया अंडर कर्व का परसेंटेज बढ़ गया, मोर देन द थ्रेशोल्ड। कितने सारे पार्टिकल, ओहो इतने सारे पार्टिकल जिनका रिएक्शन हो रहा है। और फिर और हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्रीन कलर वाले में क्या हुआ? और ज्यादा मॉलिक्यूल्स अब
थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी कंटेन कर रहे हैं, बराबर। एक ऐसा मौका भी तो आ सकता है कि आपने टेम्परेचर इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि ग्राफ जो है ना वो ऐसा है, ये जूम ऐसा है। इसका मतलब कि almost 99% of the molecule have more than threshold energy. Yes or no? That means all 99% are undergoing the reaction. दहलीज ऊर्जा, सीता माता याद है? सीता माता दहलीज के बाहर गई तभी तो रिएक्शन हुआ था। दहलीज ऊर्जा, अगर इसको क्रॉस करेंगे तभी जाके रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या क्या एग्जांपल देने पड़ते हैं? हाँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हायर द टेम्परेचर, हायर द रिएक्टेंट्स एनर्जी, more number of molecule will cross this barrier. इसे बैरियर भी कह सकते हैं, बैरियर, बैरियर, एनर्जी बैरियर। more number of molecules will cross the barrier and so more number of molecules will react. ये सिंपल सा फैक्ट है। चलिए, सो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट खत्म है। आइए उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। Numericals, बहुत simple. The rate constant for a 500 and 700 Kelvin are 0.02 and 0.07 respectively. Calculate the EA and A. Energy of activation calculate करो और RN is constant. ठीक है, चलो इक्वेशन डालते हैं। log of K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2 बराबर K1 0.02, K2 0.07 रखो, तो log ऑफ 0.07 अपॉन 0.02 EA ढूंढने का है अपन को 2.303। किस में ढूंढना है? अगर मान लो कैलोरी में ढूंढना है तो आप ले सकते हैं 1.987, जूल में ढूंढना है तो 8.314। मैं कैलोरी में ढूंढ रहा हूं, एक्चुअली इसको 2 भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 1/T1 500 700, 500 T1 700 T2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सब कुछ सामने ले जाऊंगा मैं। ये के लिए 2.303 मल्टीप्लाई बाय 1.987 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 700 और नीचे 700 माइनस 500 आएगा 200 और log 7 अब माइनस log 2 0.8451 माइनस 0.3010 कर दो, आगे आपका आंसर कैलोरीज है। ये माइनस है, डिवीजन मत कर देना, माइनस में है। और डायरेक्ट लिखूं कितना होगा 5451 या 5441। चलो एक आंसर आया। चलो अब दूसरा ए ढूंढना है। सो log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। कोई भी एक ही वैल्यू लेना है आपको। log a ढूंढते हैं इज इक्वल टू log k, तो log k वाला छोटा वैल्यू ले लेते हैं 0.02 प्लस EA यहां से आएगा 2.303 1.987 और टेम्परेचर कितना है 500। बोलो EA का वैल्यू कितना है कैलोरी में 4357। श्योर?
चेक करना, स्टूडेंट ने लिखा है कोई। log 2 0.3010 10 raised to power -2, so -2 plus 0.3010 और प्लस ये वैल्यू, फिर करना है एंटी लॉग, मिल जाएगा a। परफेक्ट, 4357.211। आसान है। कितना आया log a का वैल्यू? 0.204 log a के a सर, log a log a 0.204, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा जो वैल्यू आ रहा होगा वो आ रहा होगा ऑलमोस्ट 1.6 1.6, हाँ 1.5 से ज्यादा, 1761 से ज्यादा, 1.6 या 1.7 के आसपास इसका आंसर आएगा। 10 रेज़ टू पावर नहीं है, नहीं, ओके परफेक्ट। log a 0.211 आ रहा है, उसका एंटी लॉग ढूंढा हमने, 1.7 या 6 के आसपास आंसर आ रहा हो, और 1.7 1.7 तो 0.2889, तो उतनी 1.6 समथिंग है, बराबर परफेक्ट। यस, 16 का लॉग हमें आता है, 16 का लॉग 2 2 2 2 3010 3010 3010 3010 हो गया ना। 3010 4 बार करेंगे क्या होगा? 1.20, आगे डेसिमल काट दो, 0.2, 0.2 का एंटी लॉग 1.6। चल ठीक, नेक्स्ट वन, ये उसका सॉल्यूशन देखो आ रहा है, 1.61 आ रहा है। चलिए, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड इज दिस, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज दिस, कैलकुलेट द रेट। हाँ यस, ए का यूनिट क्या होगा? ये का कि ई का? ए का। ए का कोई यूनिट नहीं होगा, अगर आपको के का यूनिट दिया है सेकंड इनवर्स, तो वही छाप देने का, सेकंड इनवर्स, है ना। ओके सर। चलिए, क्या बोला है? 600 केल्विन इतना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 209 किलो जूल एंड रेट कांस्टेंट 700 केल्विन टेम्परेचर। आसान है, 600 पे दिया है, 700 पे पूछा है, ये भी दे दिया है, कितने प्रेम पूर्वक लोग हैं ये लोग। तो भाई log ऑफ K2 upon K1, K1 is given, K2 you have to find out, EA already given 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। चलो चलो चलो, log ऑफ, इसको एज इट इज रखो, अभी तो कोई टेंशन नहीं। K1 का वैल्यू कितना है ये, पर अभी रखे क्यों, लास्ट में रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। इज इक्वल टू, EA का वैल्यू है 209 किलो जूल, तो 209 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, 2.303, R का वैल्यू 8.314। देखो मैंने क्या किया, ऊपर जूल में कन्वर्ट कर दिया, नहीं तो मुझे R का वैल्यू किलो जूल में लेना पड़ता। अब वो होता क्या, 8.314 10 रेज़ टू पावर -3 होता ना, बात तो वही होती, 10 रेज़ टू पावर 3 ही ऊपर जाता। 1 अपॉन T1 600 के लिए, 700 के लिए ढूंढना है, 700। इसको टच मत करो, इसको पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे बाकी रहेगा 100, 209 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ऊपर है 100, नीचे 600, 700 और 2.303 एंड 8.314, बाकी इधर पीछे लिख देता हूँ। चलो, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कर दो, तो तब जाके आपको log ऑफ K2 अपॉन K1 का वैल्यू मिल जाए। फिर करेंगे एंटी लॉग,
चलो कितना आया वैल्यू 2.599। ऐसा आया। log K2 अपन K1 का वैल्यू। ओके, एंटी लॉग ढूंढो। एंटी लॉग ऑफ 2.599, 0.6 का एंटी लॉग ढूंढना है। ठीक है, तो 0.6021 होता है 4 का वैल्यू, तो 4 × 10⁻² मल्टीप्लाई बाय K1। K1 कितना है? K1 है 1.6 × 10⁻⁵ 1.6 10⁻⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय 4 × 10⁻²। K2 का वैल्यू, यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स। चेक करना भाई, सब कुछ सही कर रहे हैं ना हम लोग? बोलो हाँ या ना। आ गया? लास्ट स्लाइड करूं? चलो क्लियर, डन है। क्या आपका यही आंसर आ रहा है? चलो बराबर है। ओके, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अभी क्या सीखा हमने? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ये तो मैं पहले भी बता चुका आपको, याद है? मेरा फोटो आया था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। क्या है? तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट गिव यू द अनदर पाथ। कैटलिस्ट एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में हेल्प करेगा, समझा चुका हूं मैं, ये तो एक और बार आ रहा है? यहां से ऊपर गए, एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, बराबर, और ये दूसरा पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया? कम हो गया। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है भाई? कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, गिव्स अनदर पाथवे। So it increases rate of reaction, decreases time required for the reaction to complete. लेकिन वो किस चीज को ऑल्टर नहीं करता? किस चीज को ऑल्टर नहीं करता? इक्विलिब्रियम को, बराबर कि नहीं? इक्विलिब्रियम में कोई चेंज करता नहीं, इक्विलिब्रियम सेम रहे, बराबर। रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाया है। रिएक्शन विद कैटलिस्ट येलो कलर से दिखाया है। ओके, बराबर। और यहाँ पे यहाँ से रिएक्टेंट स्टार्ट हो रहा है, रिएक्टेंट स्टार्ट हो रहा है, बराबर। और इधर जीरो अज्यूम किया हुआ है, क्योंकि जब जीरो अज्यूम करेंगे तभी तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। यस सर। चलिए, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थियरी है, उसको समझते हैं। और उसको समझने के लिए हमें एक और चीज लेनी है, मतलब कि हाँ ये तो ठीक, ऑल्टरनेट ये यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद उसकी बात करते हैं। कैटलिस्ट के लिए इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थियरी, मतलब कि A-A, B-B नजदीक आएंगे। टूटा टूटा ये बॉन्ड ऐसे टूटा और ये भी टूट गया, जुड़ना है इसको इसके साथ, ऐसे जुड़ना है, ये हो गया इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। बाद में क्या बनेगा भाई? बाद में बनेगा 2 टाइम्स AB, हाँ या ना? 2 टाइम्स A एंड B। A2 B2 टूटा, A2 और B2 टूटा, तभी तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया AB बनेगा।
So this center part has some partially broken bonds and partially formed bonds. Yes or no? Right? टूटे हुए, ना पूरी तरह से टूटे हुए, ना पूरी तरह से बने हुए, वो बॉन्ड होंगे, इसलिए इसको नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया गया? कॉम्प्लेक्स। बराबर, ये एक थियरी, वे ऐसा बनता है। डज नॉट ऑल्टर फ्री एनर्जी, मतलब कि डज नॉट ऑल्टर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। डेल्टा एच सेम रहता है, डेल्टा एच सेम रहता है, डेल्टा जी सेम रहता है, उसमें थोड़ी चेंज करेगा वो। हीट जितना अब्सॉर्ब होना है, जितना रिलीज होना है, वो होगा ही। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करेगा, लेकिन पहुंचाएगा तो वहां पे ही जहां पे उसको पहुंचना है। यस और नो? बराबर क्या? चलिए, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके अलग अलग फैक्टर्स हमें लिए, अलग अलग जगह जगह छोड़ दिया। बराबर, चलो देख लो। कोलिजन थियरी लास्ट थियरी है, उससे पहले देखो तो नोट्स में कौन सा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन कैटलिस्ट। नोट्स पे देख लो फटाफट, 5 मिनट की समय देते हैं आपको। ओके, फिर लास्ट थियरी है कोलिजन थियरी।
चलिए डन है। तो एक लास्ट थियोरी है, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा लेंगे, 5-7 मिनट, है ना। वैसे भी आज न्यूज ज्यादा थे ना, तो न्यूज का भी समय गिनना है, बराबर। इजी थियोरी है, आसान थियोरी, कोलिजन थियोरी, बराबर। भर भर के लिखा है इन्होंने टेक्स्ट बुक में, उनका मन कर रहा था इसलिए, उनका मन जब करता है तब वो लिख देते हैं, ठीक है। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा, कैसे लिखना है वो भी समझाऊंगा। कोलिजन थियोरी, बराबर है, इज डेवलप्ड बाय मैक्स स्ट्रॉस एंड विलियम लुइस नाम के 2 साइंटिस्ट, बराबर है। और कोलिजन्स के बारे में बात करनी है। तो 2 गाड़ियां देखो आपको दिख रही है, मस्त चकाचक, है ना। तो सोचो इसी तरह से 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट करवाना है, वी वांट दैट टू हैपन, बराबर। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए बताओ, चलो। व्हाट ऑल थिंग्स हैज टू हैपन फॉर दीज, मतलब सोचो, इमेजिन करो, एक कार है, दूसरी कार है, एक में 6 लोग बैठे, एक में 7 लोग बैठे हैं, एसयूवी बड़ा गाड़ी, ठीक है, ओके, एकदम फुल स्पीड में आ रहे हैं, और टकराव, मतलब कि कोलिजन में चाहिए, बराबर। ऐसा कोलिजन होना चाहिए कि सब मर जाना चाहिए, मतलब ऐसे एक इंजन दूसरे इंजन में घुस जाना चाहिए, बराबर है। आग लग जानी चाहिए, ब्लास्ट हो जाना चाहिए, किसी का हाथ कट के कहीं पे गिरा है, किसी का पैर कट के कहीं पे गिरा है, कोई खून की नदियां बह रही है, ओ क्या ही नजारा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये प्रोडक्ट है, समझे आप। ये जो है ना, क्या आग लगी, हाथ कट के गिरा, पैर कट के गिरा, खून की नदी है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट 2 कार और उसमें जो बैठे हैं वो लोग। चलो, हाँ, कृतिक कह रहा है नो ब्रेक्स, अच्छा स्पीड इंक्रीज ही रखने का, हाँ। तो गाड़ी चला रहे हैं, आमने से सामने, वो आ रहा है सामने, अच्छा वो फुल स्पीड में जाओ सामने। और क्या होना चाहिए, स्पीड ज्यादा होना चाहिए, तो सबको पता है। और स्पीड ऑफ द कार शुड बी मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम पे एक्सीडेंट होता है, तो 180 हो मैक्सिमम, तो 180 पे एक्सीडेंट हो गया, 179 पे नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है। वन स्पीड, अदर, बस खत्म यार, कम ऑन यार, एक्सीडेंट करवाना है हमें, खून की नदियां देखनी है, क्या होना चाहिए सर? रोड का फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, एक्सीडेंट करवाने के लिए फ्रिक्शन का कहाँ काम आएगा भाई, कहाँ, मतलब क्या, इतना छोटा सा एक्सीडेंट नहीं कर पा रहे हम। हाँ, डायरेक्शन, यस, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। अनय ने कहा डायरेक्शन, सॉरी अनय नहीं, कृतिक ने कहा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अनय कह रहा है बोथ शुड ड्रिंक अल्कोहल एंड ड्रिंक, अच्छा, एंड ड्राइव, अच्छा। देखिए, अच्छा, तो मतलब गुजरात में सारे एक्सीडेंट तो होते नहीं होंगे, गुजरात में तो दारू बैन है ना। Why didn't you write गांजा? ये गांजे में एक्सीडेंट नहीं होता, गांजा के भगवान ने दिया है, शिव जी के फोटो में आता है गांजा। When people are stoned, they are stoned. अब वो ड्रिंक से हो, किससे हो, क्या फर्क पड़ता। ओके, डायरेक्शन, स्पीड है, कार अगर एक डायरेक्शन में जा रही, फुल स्पीड से जा रही, थोड़ी एक्सीडेंट होने वाला है, बराबर है कि नहीं, ये नहीं। वेट, क्या वेट, राइटिंग करना है क्या, वेट क्या मतलब समझ नहीं आया, क्या वेट, क्या वेट, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, अरे ओ, हाँ ठीक। एक कार विद नॉट सो स्ट्रॉन्ग बॉडी, दोनों कार टूटी है भाई। अच्छा चलो इधर ध्यान दो, हाँ, हम लोग अच्छा अच्छा सोचते तो एक्सीडेंट भी नहीं कर पाते, अच्छी बात है। बताता हूं मैं आपको, 4 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, 2, 3, 4, 2 तो आपने बराबर बता दी। क्या होना चाहिए भाई, स्पीड होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। दूसरा, डायरेक्शन होना चाहिए, 2 चीजें बता दी हमने। तीसरा मैं बताता हूं, देखो ऐसा हो सकता है
कि स्पीड भी हो, डायरेक्शन भी हो, बराबर, फिर भी किसी ने कहा था ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए, ब्रेक लगानी नहीं है। क्या होगा, क्या होगा, एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। स्पीड तो अलग चीज है, स्पीड तो है ही भाई, लेकिन स्पीड में नजदीक आने के टाइम पे अगर ब्रेक लगा, स्पीड और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, ये सिर्फ कार एक दूसरे को टच करेंगे, टच में तो मजा नहीं आएगा, ना कोई मरेगा, ना खून की नदियां बहेगी, ना हाथ कटेंगे, ना पैर कटेंगे, ना कहीं पे भी वो आह्लादक दृश्य नहीं देखने को मिलेगा। तो नॉट आह्लादक, just sarcasm, a black comedy. If you don't know black comedy, please forgive me. Minimum kinetic energy has to happen there. Minimum kinetic energy वहां पे होना चाहिए, so that the collision will occur. चौथा, that's important, probability होना चाहिए। probability का क्या काम है इधर, कई बार देखा है मैंने, इतना भयानक एक्सीडेंट होता है और लोग बच जाते हैं, शिट, प्रोडक्ट नहीं मिला ना हमें, इतना भयानक एक्सीडेंट होता है और लोग बच जाते हैं, बराबर है, ट्रक पलटी हो गया, ओ हो, हमें लगा सब मर गए, सब बच गए होते, बस आखिर आड़ी थी, बद्दा बची गया, ओ शिट, नो ब्रूजेस, प्लेन गिर गया, प्लेन क्रैश हो गया, उसमें भी बच जाते लोग, कुछ मतलब माइट बी, ठीक है। अगर आप मान लो कि प्लेन के ड्राइवर होते, आई नो उसे कप्तान कहते, कैप्टन, पर अगर होते, अगर प्लेन गिरने वाला है पता है तो तुम पहले निकल जाते ना, सच बोल रहा, पहले निकल जाते ना, है ना, चीटर। अपनी जान प्यारी है, बाकी जिनका जो होना है वो है। स्पीड, डायरेक्शन, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड प्रोबेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। मतलब कि कई बार ऐसा होगा कि रिएक्शन जो है उसमें स्पीड है, डायरेक्शन है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, फिर भी रिएक्शन नहीं हो रहा, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर आल्सो इन्वॉल्वड इनटू दिस, राइट? ओके, सो नंबर 1, collisions has to happen, बराबर। अगर A2, आगे एग्जांपल लिया हमने, A2 प्लस B2 करेंगे तो 2AB बनना है, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, A2 और B2 नजदीक आएंगे, कोलिजन होगा, collisions are most important, right, for product to happen. Breaking of bond will happen and formation of bond will happen. देखो दोनों चीजों के लिए कोलिजन जरूरी है, अगर A और A का बॉन्ड तोड़ना है, B और B का बॉन्ड तोड़ना है, तो टकराव जब होगा, जब एनर्जी एक्सचेंज होगा, तभी तो बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो A और B जुड़ेंगे और फॉर्मेशन होगा। अगर पुराना बॉन्ड टूटता ही नहीं तो नया बॉन्ड बनता कैसे? Yes or no? So therefore the collision is must. Number two is speed, right? अगर मान लो के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आए और धीरे धीरे ब्रेक लगाया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ऐसा होगा। at least the energy should be higher than the energy of activation. जितना जरूरी एनर्जी उससे तो ज्यादा होना चाहिए, यस और नो? क्लियर है? स्पीड बहुत ज्यादा है, कम कर दिया, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है, जितना कम से कम रिक्वायर्ड वैल्यू है, वो तो होना ही चाहिए, बराबर के नहीं? क्लियर है? सो स्पीड इज इंपॉर्टेंट। नंबर 3, डायरेक्शन, और इसमें काफी सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। एक एग्जांपल इन्होंने चैप्टर 10 से उठाया है, चैप्टर नंबर 10 से उठाया है, बराबर। अब चैप्टर नंबर 10 हमने पढ़ा नहीं अभी, तो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। अब चैप्टर 10 पढ़ लेंगे, फिर वो वाला एग्जांपल डाल देना, कोई टेंशन नहीं,
बराबर, ओके। चाहो तो मैं अभी एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूं। आइए वो वाला एग्जांपल ही एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो यहाँ पे C डैश 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 I माइनस I CH3 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 या कोई भी CH3 CHH, यहाँ पे HH भी ले सकते हैं, तो CH3 CH2I ये भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसके ऊपर अगर OH माइनस अटैक करेगा फ्रंट साइड से, कहां से? फ्रंट साइड से, बराबर, तो प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। ये चैप्टर 10 में तो उठाया है। लेकिन अगर OH माइनस यहां से अटैक करेगा, OH माइनस यहां से अटैक करेगा, बराबर, तो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3 CH2OH इथेनॉल मिलेगा। यहां पे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, बराबर। और मैं एक और एग्जांपल ऐड करता हूं इसके अंदर। अब ये वाला एग्जांपल आपको नहीं पता, इसलिए एग्जांपल ऐड करते हैं। HBr प्लस HBr HBr प्लस HBr जोड़ा तोड़ा 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 तोड़ा, इसके बॉन्ड को तोड़ते हैं। H डॉट 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 Br, H डॉट 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 Br। नया बॉन्ड बना भी तो होगा। ओके ओके, छोटा बड़ा बड़ा छोटा, कॉम्प्लेक्स थियरी समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स बना ना सेंटर में। पुराने बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएंगे, नए बॉन्ड पूरी तरह से बन जाएंगे, तो बनेगा क्या? बनेगा 2 टाइम्स H, बनेगा H2 प्लस Br2। यस और नो? ये जुड़ा H2 Br2 बन गया, ये टूटा। लेकिन अगर डायरेक्शन सिर्फ इतना सा चेंज कर दिया हमने, अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। H Br H, देखो नया बॉन्ड बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, पुराने टूट गए, नए बन गए, पुराने वाले टूट गए, नए वाले बन गए। फिर भी बना क्या? बनेगा 2 टाइम्स HBr ही ना भाई। रिएक्टेंट ही वापस मिला आपको। देखो HBr तो था ही, तो HBr लेके क्या करेंगे हम? दिस इज राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन। दिस इज रॉन्ग। अगर इस तरह से हुआ तो कुछ नहीं होने वाला। बोलो, क्लियर है? ओके। प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या कहता है? मैक्स स्ट्रॉस एंड विलियम लुइस, साइंटिस्ट का नाम है मैक्स स्ट्रॉस एंड विलियम लुइस। इन्होंने बोला कि देखो भाई, आर्हेनियस कांस्टेंट याद है? रेट उसके ऊपर डिपेंडेंट है, के उसके ऊपर डिपेंडेंट। तो रेट is proportional to e raised to power minus EA upon RT, बराबर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, पर अब की बार हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में आर्हेनियस कांस्टेंट नहीं डालेंगे, क्योंकि वो तो K में आता है, यहाँ पे रेट है, इसलिए नया फैक्टर डाला। तो वो डाला हमने ZAB e raised to power minus EA upon RT। इसको आप पहले फैक्टर में भी ऐड कर सकते हो। ZAB क्या है भाई? A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के लिए ZAB है नंबर ऑफ कोलिजन्स,
पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। 1 लीटर कंटेनर के अंदर 1 सेकंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं? हाउ कैन वी चेंज दैट? वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। वो तो हवा में टकराएंगे। अब ऐसे टकराए तो रिएक्शन हो रहा है, ऐसे टकराए तो नहीं हो रहा। सो दैट इज द डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। वो एक फैक्टर है ना। हम थोड़ी चेंज करेंगे, बोले कि घूमो, चलो डांस करो, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ऐसा तो नहीं होने वाला है कि नहीं। और लास्ट में हमने फिर भी पता किया कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितना भी बढ़ाया जाए फिर भी प्रोबेबिलिटी फैक्टर होगा। तो रेट इज इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी इनटू ZAB इनटू e raised to power minus EA upon RT। मतलब ये कि अगर 100 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं पर्टिकुलर स्पीड से, पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से टकरा रहे हैं और डायरेक्शन भी प्रॉपर है, लेकिन ऐसा हो सकता है 100 में से सिर्फ 70 का प्रोडक्ट बने, ऐसा हो सकता है, बराबर। नोबडी इज टू ब्लेम, जस्ट द प्रोबेबिलिटी। ओके, क्लियर हो रहा है? सो दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर। चैप्टर इज ओवर, चैप्टर इज खत्म। आइए होमवर्क लिखते हैं। भाई होमवर्क का PDF में शेयर मत करना, लेके आना है होमवर्क, है ना। लाओ क्वेश्चन नंबर बता देते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस से शुरू किया आज हमने। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर से। स्यूडो इज ओके। क्वेश्चन नंबर 11, 12 and 14। बराबर। 14 के बाद मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, वो एक बार जरूर देख लेना। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। इस बार सिलेबस रिडक्शन होने वाला है। सो अगेन 30% reduction in syllabus will be seen. Mostly 30%, not sure, but mostly 30%। अभी 20% भी हो सकता है, पर CBSE के न्यूज़ आ रहे हैं, उस हिसाब से गुजरात बोर्ड में भी सिलेबस रिडक्शन हो सकता है। आपके एग्जाम्स लेट नहीं करने हैं उनको, इसलिए टाइम टू टाइम एग्जाम हो जाए इसलिए। और देखो हमारा सिलेबस December 31 को हो जाएगा खत्म। December 31 our syllabus will be over, right? So आप समझ सकते हैं पहला एग्जाम आपका होगा अगर स्कूल में होता है सितंबर के अंदर, और लास्ट ईयर वाला ही 30%, ऐसा ना, लास्ट ईयर वाला जो 30% है मोस्टली वही कंटिन्यू करे, पर शायद 20% हो तो शायद कुछ चीज ऐड भी हो सकती है, ठीक है, बराबर। अगर वो 5-10% के लिए हेयर देयर ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, वो लोग बोल देंगे लास्ट ईयर जो था वही करेंगे, ठीक है। पर अब तक कुछ रोबस्ट नहीं आया है, बट मुझे पता है कि सिलेबस रिडक्शन होने वाला है, बराबर। ओके, अब तक जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं सारे के सारे 100% पढ़े, 100 से भी ज्यादा परसेंट पढ़े हमने, ठीक है। डोंट वरी, वंस इट कम्स कि भाई हाँ इतना ही है तो उतना हम पढ़ाएंगे। 100% सिलेबस के साथ 31 दिसंबर को खत्म होगा, ठीक है। 70% की तो बात ही नहीं है, ठीक है, बराबर। नीट की एग्जाम डिले हो सकती है कि मई में ही होगी। मैं अब देखो थर्ड वेव, ना तुम जानो ना हम, है कि नहीं। हर एक बोर्ड क्या बोल रहा है,
अभी इस साल की नीट की तैयारी नहीं है उनकी, तो नेक्स्ट ईयर तो भाई बराबर। तो थर्ड वेव ना आए, यही सबसे अच्छा बेस्ट सिनेरियो है, लेकिन उसको रोकना इम्पॉसिबल है। वैक्सीनेशन इज ओनली की। देखो हम लोग कैसा प्लान कर रहे हैं, हम लोग 2 महीने, मैं मेरा प्लानिंग कहता हूँ, ये कोई आपको नहीं बताएगा, है ना। 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 2 महीने ऑर्गेनिक पढ़ाने को हमें ऑफलाइन मिल जाए, बस यही बहुत है। 15 सितंबर से ज्यादा अगर आगे चला ना तो बोनस है। मैं ऐसा मान रहा हूँ 15 सितंबर में वापस ऑनलाइन आ जाएंगे, 15 सितंबर विल बी बैक ऑनलाइन, ठीक है। मेरा बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे ऑफलाइन, लेकिन फिर 15 सितंबर के बाद 15 सितंबर के बाद हम ऑनलाइन वापस आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने एक ऑनलाइन वाला बैच कंटिन्यू रखा है। रीजन आप समझ चुके हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए वो बैच का रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, लेकिन किन को अवेलेबल नहीं रहेगा वो भी बता देता हूँ। जो ऑफलाइन एब्सेंट रहे हैं उनके लिए नहीं, मैं सब मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है। सबके लिए अवेलेबल रहेगा वो रिकॉर्डिंग, तो ठीक है। या तो आपको लाइव आना है, ऑनलाइन आना है, या ऑफलाइन आना है। फिर आप बोले सर ये आज उठा नहीं, मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा भाई, तो जिंदगी में होने से रहा भाई आगे कुछ, ठीक है। बोलो क्लियर, हाँ या ना। बढ़िया, बढ़े आगे। ओके, तो 2 महीने हम मान के चल रहे हैं कि 2 महीने के लिए हम लोग आ रहे हैं ऑफलाइन। ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि पूरा साल अब ऑफलाइन हो जाए, ज्यादा एक्सपेक्ट करने का ही नहीं। 15 सितंबर को हम लोग वापस आ रहे हैं ऑनलाइन मोड में, मैं तो ये मान के ही चल रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले नहीं तो उसके बाद ऑनलाइन वापस आना है आपको, ठीक है। आप खुश नसीब है कि आपको 2 महीने मिले हैं, बाकी तो 2 महीने भी नहीं मिलते, बराबर। ये कोई बताया कि नहीं आपको, कोई बताता है ऐसा, कोई बताता है, कोई कोचिंग क्लासेस वाले बता दे नहीं ना, मैं बता देता हूँ आपको सर, जो हकीकत है, सत्य है। थर्ड वेव आने ही वाला है, थर्ड वेव को वो रोक नहीं सकता, ठीक है। तो उससे डरने का नहीं, उसको प्लान करने का, उसको प्लान करने का, बराबर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय।